इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अभी तक जितने भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसका पीडीएफ पेपर को एनालिसिस कर रहे थे। और आज से हम लोग 40वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, जो लगभग 1966 से लेकर के 2019 तक का एक पीडीएफ पेपर का संग्रह है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी प्रीवियस ईयर पीटी प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का प्रश्न पत्र है बीपीएससी 46वीं के प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। और इसके अंतर्गत हम लोग लगभग 150 प्रश्नों को देखेंगे। 46वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यह 2004 में पूछा गया था, तो इसके अंतर्गत हम लोग 150 प्रश्नों को देखेंगे, जो आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। तो आज का प्रश्न है कि सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर का। कहा जाता है कि कांग्रेस 1930 के दशक से ही मैसूर में विशेष रूप से सशक्त रही थी और सितंबर 1947 में उसने मैसूर चलो आंदोलन चलाया था, जिसके कारण वहां 12 अक्टूबर को जनतंत्र की दिशा में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ। अगला है कि सरवनकोर में कांग्रेस ने सरवनकोर राज्य के जिस दीवान को स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था वे कौन थे? तो सीपी रामास्वामी अय्यर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि स्वतंत्रता बाद भी अनेक भारतीय रियासतें अपनी स्वतंत्र हैसियत बनाए रखना चाहती थीं और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके सचिव पीबी मेनन के प्रयासों से रियासतों का विलय हुआ और सरवनकोर रियासत के दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर थे, जिनके विरुद्ध कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और पटेल ने अय्यर को सलाह दी कि वह अपनी निजी सत्ता बनाए रखने का स्वप्न त्याग दे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो ऑप्शन सी, बरही। कहा जाता है कि जी मैकडोनाल्ड के रचना कांग्रेस एंड दी राज के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुंगेर के बरही में अंग्रेजी प्रशासन वस्तुतः समाप्त ही हो गया था। अगला है कि झंडा गीत किसने लिखा था? तो झंडा गीत श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि प्रसिद्ध झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के लेखक श्यामलाल पार्षद हैं। अगला है कि किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरा चौरी कांड। कहा जाता है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में है, उस जिले में चौरा चौरी में भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया था और फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगला प्रश्न है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। कहा जाता है कि सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने दिया था और इन्होंने अपने समाजवाद का अर्थ सबका उदय अर्थात सर्वोदय बताया और विनोबा भावे ने गांधी की इसी विचारधारा को अपना दायित्व समझा।
और इसके बारे में कहा जाता है कि 1922 के सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी और गांधी जी ने विशेष स्वरूप पूना जेल में अनशन शुरू कर दिया। फलतः गांधी तथा अंबेडकर में पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल खत्म कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें का संख्या 71 से बढ़ाकर के 147 कर दी गई थी। अगला है कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहा जाता है कि आज़ादी के समय यानी 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे और ये 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। अगला प्रश्न है कि बंगाल 1905 में विभाजन हुआ, जिसके विरोध में के फलस्वरूप, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1911 में। 1911 में दिल्ली के शाही दरबार में बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से अलग प्रांत बनाने की घोषणा हुई और 1 अप्रैल 1912 को नया प्रांत अस्तित्व में आया। अगला है कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत के रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तो लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और लॉर्ड हार्डिंग के बारे में कहा जाता है कि 1910 से 16 के समय मार्च 1915 में गद्दर आंदोलन को कुचलने के लिए भारत रक्षा कानून लाया गया और इसके तहत 46 गद्दर आंदोलनकारियों को मृत्युदंड तथा 64 को आजीवन कारावास दिया गया और हार्डिंग इसे शांति काल में भी लागू रखना चाहता था। अगला है कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ, तो कब दमन हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। अगला है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का असफलता इसकी छत्र छाया में हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरविन और गांधी समझौता के बीच। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में कांग्रेस ने इस शर्त पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया कि भारत की स्वतंत्रता तथा रक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा, लेकिन सम्मेलन में न केवल भारत के स्वतंत्रता के संबंध में कुछ नहीं कहा गया बल्कि पृथक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। अगला है कि 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया। वह आदेश क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गैर कानूनी संघ अध्यादेश। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, गैर कानूनी। और कहा जाता है कि 4 जनवरी 1932 से ब्रिटिश सरकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कठोर दमन का रुख अपनाया। आपातकालीन शक्तियों जैसे गैर कानूनी सभा समितियों और गैर कानूनी भड़काने वाली कार्यवाहियों तथा उपद्रव एवं बहिष्कार संबंधी अध्यादेश निकाले गए और गैर कानूनी सभ्य समिति अध्यादेश द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेवंड चार्ली एंड्रयूज। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। और कहा जाता है कि सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल 1948 से 1950 थे और इससे पूर्व वह 1946-47 में गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद से सदस्य भी रह चुके थे। अगला है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध को अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से आशय निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अहिंसा का। अगला, और इसके बारे में कहा जाता है कि गांधी तथा कांग्रेस भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के विरोधी थे और गांधी को लगता था कि युद्ध का समर्थन उनके अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति में इसके अभाव को देखी जा सकती है। तो ऑप्शन ए एकीकृत समुदाय को। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कुर्मी। आज़ादी के पूर्व बिहार में उच्च जातियां जैसे राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ आदि का वर्चस्व था और आज़ादी के बाद पिछड़ी जातियों का उत्थान हुआ। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों के राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। तो आर्थिक स्थिति। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ। तो इसका उत्तर नहीं दिया गया। तो इसके बारे में कहता है कि चारों विकल्प में से कोई नहीं होगा। किसान आंदोलन के प्रखर बनाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया था और इससे जुड़े अन्य नेता थे जैसे कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृष्ठान आदि। अगला है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा में। कहा जाता है कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है और इसकी खोज 1967-68 में जगतपति जोशी ने की थी और मनहर तथा मनसर नदियों के बीच स्थित इस पूरा स्थल से आश्चर्यजनक जल प्रबंधन तंत्र का साक्ष्य भी मिला है। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है अंगुत्तर निकाय से। ऑप्शन बी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु दोनों की सूची में कुछ अंतर भी है। अगला है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो वैशाली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्राचीन काल में विश्व के केवल 4 देशों में से प्रजातांत्रिक या गणतांत्रिक शासन था, जैसे पहला भारत, और भारत में कहाँ था तो वैशाली में या बजी संघ में, और दूसरा यूनान में एथेंस में था, और तीसरा इटली में रोम में था, और उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनिस में या फिर कार्थेज में। और इसके अनुसार भारत का गणतंत्रात्मक सर्वाधिक प्राचीन था। अगला है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा ग्रंथ है। तो विशाख दत्त। ऑप्शन सी। और कहा जाता है कि विशाख दत्त गुप्तकालीन नाटककार थे और इनकी कृति मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन संबंधी घटनाओं का विवरण दिया गया है। अगला है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा स्रोत है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इंडिका। कहा जाता है कि मेगास्थनीज कृत इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विवरण मिलता है और इंडिका के अनुसार नगर का प्रबंध नगर परिषद के द्वारा होता था, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का काम करती थी। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। सम्राट अशोक महान के समय 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। अगला है कि किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी को रूप में चयन किया गया। तो उदयन के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने
अपनी राजधानी गंगा तथा सोन के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी और वह जैन मतानुयायी था। अगला है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो प्राकृत। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान क्षेत्र में यूनानी अरमाइक भाषा तथा लिपि में और पाकिस्तान में प्राकृत भाषा तथा खरोष्टी लिपि में तथा शेष भारत में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाई जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने ढक्कन की विजय की थी, तो चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि जैन तथा तमिल स्रोतों के आधार पर ढक्कन के विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त अपने जीवन काल में। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा था, तो 7 भाग में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, जिसमें पहला था दार्शनिक और दूसरा कृषक, तीसरा शिकारी और चौथा पशुपालक और पांचवा व्यापारी और छठा शिल्पी, सातवां योद्धा और निरीक्षक या मंत्री। अगला है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य काल में राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था, जिसे प्राप्त आय को भी सीता ही कहा जाता था। सीता भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष देखता था, जो दासों, मजदूरों तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। अगला है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ऑप्शन डी नालंदा विश्वविद्यालय में। और कहा जाता है कि अपने भारत भ्रमण के दौरान हेनसांग 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया था और यहाँ के कुलपति से शिलभद्र थे। अगला प्रश्न है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। और बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ऑप्शन सी। अगला है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था, तो ऑप्शन ए चौधरी। कहा जाता है कि सल्तनत काल में ग्रामीण क्षेत्र में चौधरी तथा मुकद्दम राजस्व पदाधिकारी होते थे और इससे ऊपर सीक में अमील होता था और इक्ता में राजस्व निर्धारित करने तथा वसूल करने का कार्य मुक्ति के हाथ में होता था। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मासा इंगित करता है, तो मदद ए मासा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को इंगित करता है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। और इसके बारे में कहा जाता है कि मुगल काल में मदद ए मास का अर्थ ऐसी जमीन से था जो धार्मिक लोगों, विद्वानों और सामान्य नागरिकों को दी जाती थी या उन लोगों को जिनके पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं था। अगला है कि दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन ए अब्दुल समद के द्वारा। और इसके बारे में कहा जाता है कि दस्तान ए अमीर हमजा अथवा हमजा नामा मुगल चित्रकला की पहली महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें 1200 से अधिक चित्र हैं और यह 15 वर्षों में पूरा हुआ था। और इसमें पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद के मार्ग निर्देशन में बिहजाद जैसे 50 चित्रकारों ने काम किया। अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। अगला प्रश्न है कि 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। और कहा जाता है कि बटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय रियासतों तथा क्राउन के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ, तो लॉर्ड लिंथगो। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन के वाद विवाद के आधार पर इसके बाद लॉर्ड लिंथगो को नेतृत्व में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति ने
अक्टूबर 1934 में आपने रिपोर्ट दी और इसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया। अगला है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रिंसिपल आर्चबोल्ड के सुझाव पर आगा खां एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के अक्टूबर 1906 में शिमला में मिंटो में मिला था और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के मांग की थी और इस प्रतिनिधि मंडल मोहम्मद अली ने किया था। अगला है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 में। सर्वप्रथम 1853 के चार्टर एक्ट में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया और 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया ताकि इस योजना को लागू किया जा सके। अगला प्रश्न है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन सी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारियों को। और कहा जाता है कि कांग्रेस के नेतृत्व को प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से उत्तरी बिहार के कुछ युवकों ने समाजवादी संघों की स्थापना किया था जो 1931 में की गई थी और इसमें शामिल थे गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र, राम वृक्ष बोनीपुरी आदि। और पुनः 1934 में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो पंचमुखी वर्गीकरण श्रेणी में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन में बिहार के किसानों का पंचमुखी वर्गीकरण था जिसमें पहला था संपन्न किसान, बेहतर किसान, छोटे किसान, बटाईदार किसान और भूमिहीन किसान। अगला प्रश्न है कि भारत अवस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। और इसके बारे में कहा जाता है कि भारत मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है और इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3114 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है और इसकी भूमि सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर तथा समुद्री सीमा द्वीपों के सम्मिलित करके 75,166 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज नदियों का उद्गम स्रोत तिब्बत के उच्च भूमि के दक्षिण ढालों में मानसरोवर झील से मानी जाती है जिसमें ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, कोसी, गंडक, अलकनंदा की गहरी घाटियों से प्रमाणित होता है कि ये हिमालय से भी पुरानी है और हिमालय के उत्थान की अवधि में भी ये नदियाँ बहती रही है। ये नदियाँ हिमालय के उच्चावच की अनुवर्ती नहीं है, ये पूर्ववर्ती अपवाह का सुंदर उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि भारत में ताम्र स्वर्ण युग यानी लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थान में क्रमबद्ध है? तो खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। कहा जाता है कि भारत में ताम्र खान खेतड़ी जो राजस्थान में है और सोना के खान कोलार तथा हट्टी जो कर्नाटक में है जहाँ स्वर्ण पाया जाता है और कुद्रेमुख जो है वो भी कर्नाटक में है जहाँ लौह अयस्क पाया जाता है और झरिया जो झारखंड में अभी अवस्थित है जिसमें कोयला का सबसे बड़ा खान है। अगला प्रश्न है कि 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो ऑप्शन सी पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र। और इसके बारे में कहा जाता है कि जनघनत्व 2001
और जनघनत्व 2011। इन दोनों के बीच में विभिन्न अंतर पाया जाता है। जैसे पंजाब का जनघनत्व 2001 के हिसाब से 482 था, जो पहला स्थान पर था, और वही 2011 में पंजाब का जनघनत्व 550 हो गया, जो तीसरा स्थान प्राप्त किया। और अगला है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बारे में कहा जाता है कि 2001 के जनघनत्व के हिसाब से 478, जो दूसरा स्थान पर था, और वही 2011 में जनघनत्व 555 प्राप्त करके दूसरा स्थान पाया तमिलनाडु। अगला है हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि 477 जनघनत्व पर तीसरा स्थान में था, और वही 573, 2011 में 573 पर हरियाणा पहला स्थान में था। अगला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 314 में चौथा स्थान था, जो 2001 के जनघनत्व के हिसाब से, और 2011 के हिसाब से 351, 365 जो चौथा स्थान पर था। और संपूर्ण भारत का जनघनत्व 324 2001 में और 382 2011 में था। अगला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन दिया गया है ए कि भारत की सर्वाधिक क्षेत्र की 14 तेल शोधशालाओं में से 7 तट पर स्थित है, और इसका कारण है कि तटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये गलत है किंतु आर सही है। और इस व्याख्या में इस समय देश में 21 तेल शोधक कारखाने हैं, जो 2014 के हिसाब से यह प्रश्न को दिया गया है, जिसमें 14 सार्वजनिक क्षेत्र। अगला है कि किस राज्य के अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ती है, तो हरियाणा से। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान, पंजाब राज्य की सीमाएं पाकिस्तान के साथ मिलती है, और बिहार की सीमा नेपाल के साथ जुड़ी हुई, लेकिन हरियाणा राज्य की सीमा किसी देश के साथ नहीं जुड़ती है। अगला है कि भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई, तो ऑप्शन ए मई 2000 में। कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या 100 करोड़ मई 2000 में हुई, और 1 अरबवें शिशु का जन्म मई 2000 में दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में हुआ था, जिसका नाम था आस्था। अगला है कि जनगणना सन 2001 ईस्वी के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है, तो 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अनुसार कहता है कि 1991 के जनसंख्या के हिसाब से जन लिंगानुपात 927 था, और वही 2001 के जनसंख्या के हिसाब से 933 हुआ, और आगे 2011 में 940 हो गया। अगला प्रश्न है कि भारत के मत्स्य संसाधनों में संबंध निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कहता है कि मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में 6ठा स्थान है, तथा अंतःस्थलीय मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान है। और दूसरा कहता है कि भारत के पास गहन सागरीय मत्स्य हेतु 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र मौजूद है, जो जोतक से 320 किलोमीटर तक समुद्र में विस्तृत है। और तीसरा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मत्स्य व्यवसाय का योगदान लगभग 1% है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। और यह प्रश्न 2014 में पूछा गया था, तो इसके अनुसार उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि वर्तमान समय में मत्स्य उत्पादन लगभग 82.9 लाख टन है, और भारत विश्व में मछली उत्पादन का तीसरा सबसे बड़ा अंतर्देशीय मत्स्य का दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 में दिया गया है वन्य के प्रकार को, और सूची 2 में दिया गया है प्रदेश, और दोनों को मिलान करना है, यानी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो इसके अनुसार हो जाएगा सूची 1 में वन्य के प्रकार, और सूची 2 में प्रदेश। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन्य शिलांग, पठार, सह्याद्री में पाया जाता है। और दूसरा मानसून वन्य प्रकार छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है।
और तीसरा है शीतोष्ण वन के प्रकार, पूर्वी और पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में पाई जाती है। और चौथा है कच्छ मैंग्रोव का वन प्रकार, पश्चिम बंगाल तराई में पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी 2143। और कहा जाता है कि उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन उस क्षेत्र में पाया जाता है जहां 130 और 250 सेंटीमीटर के बीच वर्षा तथा तापमान 22 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इन्हें वर्षा वन कहते हैं और यह मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत जैसे शिलोंग के पठार, पश्चिमी घाट सह्याद्री के पठार और अंडमान निकोबार में पाई जाती है। मानसूनी वनस्पति का मुख्य क्षेत्र झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि तक विस्तृत है और शीतोष्ण वनस्पति 1500 से लेकर के 3500 तक पाई जाती है। वही प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्रों में 1500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है और इसका विस्तार नीलगिरी, अन्नामलाई एवं पालनी पहाड़ियों पर है। और डेल्टाई अथवा ज्वारीय वन मुख्य रूप से समुद्री तटीय एवं निम्न डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका वितरण मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, चिल्का झील, अंडमान निकोबार द्वीप इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला है कि विश्व का विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 मिलियन वर्ष पूर्व। और कहा जाता है कि विश्व के विशालतम बलित पर्वतों का निर्माण 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ और इस पर्वतीय दौर को अल्पाइन पर्वतीयकरण कहते हैं। और इस समय के प्रमुख अल्पाइन पर्वत है हिमालय जो एशिया में पाया जाता है, और अगला है अल्पास जो यूरोप में पाया जाता है, और आगे है रॉकी जो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, और एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और इसके अलावा अनेक नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण भी हुआ है। अगला है कि विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मध्य महाद्वीपीय पेटी में और ऑप्शन 3 परिप्रशांत पेटी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 दोनों। कहा जाता है कि ज्वालामुखी के वितरण संसार में असमान है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है और प्रशांत परिमेखला में जिसे अग्नि वलय कहते हैं सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अमेरिका व एशिया तटों पर अवस्थित है। और मध्य महाद्वीपीय पट्टी का इसमें दूसरा स्थान है अफ्रीका का स्थान, अफ्रीका का तीसरा स्थान हो जाता है। अगला कि विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्न में से कौन सी पर्वत ग्रंथियों में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी बीट वाटसरैंड। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के समीप स्वर्ण का खान बीट वाटरसरैंड पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला कि विश्व में अधिकतम संभाव जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन हैं। तो ऑप्शन ए कांगो कोलंबिया में, कांगो अफ्रीका महाद्वीप में है और कोलंबिया जो है वह उत्तर अमेरिका में है, तथा यांगत्से चीन में है और विश्व में अधिकतर संभाव जल शक्ति वाले बेसिन हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूह में हमें विश्व के 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण एवं पूर्व एशिया में। कहा जाता है कि संसार के 2/3 जनसंख्या पूर्व एवं दक्षिण एशिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 और 2002 तथा वर्ष 2002 और वर्ष 2003 के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 भारत के कुल कृषि आयात मूल्य में खाद्य तेलों का योगदान लगभग 62% रहा। और अगला है 4 कि भारत में कुल कृषि निर्यात मूल्य में समुद्री उत्पादों का योगदान लगभग 23% रहा। ऑप्शन 2 और 4 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य।
आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत बिजली, सड़क, दूरसंचार, परिवहन, बीमा, बैंक आदि आते हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य, आवास आदि सामाजिक अधिसंरचना के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन सी तार संचार यानी दूरसंचार को। अगला प्रश्न है कि भारत में कोर उद्योग क्या है, तो ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी में कौन कौन आ जाता है, विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और ऐसा उद्योग जिस पर दूसरे उद्योगों का विकास निर्भर करता है, जैसे सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि। अगला प्रश्न है कि 10वीं योजना अवधि क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2002 से 2007 ईस्वी तक थी, लेकिन 21 दिसंबर 2002 को किया गया था इसको लागू। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, तो विश्व व्यापार संगठन को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और WTO विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को उरुग्वे में किया गया था, जिसमें से इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला है और इसका सदस्य 154 देश था। अगला प्रश्न है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वृद्धावस्था पेंशन, ऑप्शन बी स्वास्थ्य बीमा, ऑप्शन सी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, उपरोक्त में सभी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि असंगठित क्षेत्र कुल श्रम शक्ति का 93% रोजगार उपलब्ध कराती है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई, जैसे जीवन बीमा इत्यादि। अगला कि 12वें वित्त आयोग कौन थे, तो डॉक्टर सी रंगराजन। कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया था और केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध मानकों का वितरण भारत के संचित निधि में से राज्यों राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने एवं राष्ट्रपति द्वारा अन्य सौंपे गए कार्यों के लिए किया जाता है। और 12वें वित्त आयोग का गठन 2003 में डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में 2005 से लेकर के 10 ईस्वी तक के अवधि में के लिए किया गया था और 13वां आयोग का गठन विजय केलकर की अध्यक्षता में तथा 14वां वित्त आयोग का गठन YV रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। अगला है कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। कहा जाता है कि 2015 के लिए संयुक्त राष्ट्र के सहस्त्रवादी घोषणा के अंतर्गत निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसमें पहला था $1 प्रतिदिन से कम से जीवन व्यतीत करने वाले विश्व जनसंख्या के अनुपात को आधा करना, और दूसरा था भूख से पीड़ित विश्व जनसंख्या के अनुपात को आधा करना, और तीसरा था सुरक्षित पीने के पानी से वंचित विश्व जनसंख्या को आधा करना, और चौथा है कि सर्वव्यापक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को समाप्त करना, और पांचवा है शिक्षा को उपलब्धि में लिंग समानता प्राप्त करना। अगला है कि मातृ मृत्यु दर अनुपात को 3/4 कम करना, और अगला है कि HIV अथवा एड्स, मलेरिया आदि रोग के प्रसार के लिए रोकथाम करना। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे घटक अवयव के रूप में नहीं लिया गया, तो ऑप्शन डी शिशु मृत्यु दर को। कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा 1990 में मानव विकास रिपोर्ट के प्रकाशन किया गया था और 3 माप विकसित किए गए थे, जिसमें पहला था मानव विकास सूचक लिंग संबंधी विकास सूचक और मानव निर्धनता सूचक। यानी भारत में मानव विकास सूचक के 3 मूल आयाम हैं, जिसमें पहला है जन्म पर दर, और दूसरा है प्रति व्यक्ति सकल देशीय उत्पाद, और तीसरा है जीवन प्रत्याशा। अतः शिशु मृत्यु दर शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना का कौन सा अवयव नहीं है, तो ऑप्शन सी पोषण। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम योजना की शुरुआत 5 तत्वों जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कों को
लिया गया था और 2001-2 वार्षिक योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण को भी शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहा जाता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 ईस्वी तक लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने और भारत में अभी तक केवल राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति बने और यह संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्रम कैवां था? तो 14वां था। और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह का क्रम 19वां, किंतु व्यक्ति के रूप में 14वां था। अगला प्रश्न है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। संविधान के वित्तीय विधेयक पद को परिभाषित किया गया है और सामान्य बोलचाल में वित्तीय विधेयक ऐसा विधेयक है जिसका संबंध धन संबंधी विषयों से है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गया था। और वित्तीय विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लेखित एक या अधिक विषयों के साथ साथ साधारण विधान को उपबद्ध भी किया गया है, किंतु यह एक संवैधानिक प्रस्थान था। विधेयक की प्रकृति क्या है? इसका निर्धारण अध्यक्ष के प्रमाण पत्र से होता है, जिससे पहला दोनों लोकसभा को आरंभ हो सकते हैं और उन्हें राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा और यह अमेरिका प्रथा के अनुसरण करता है। अगला है कि संविधान के 73वें संशोधन के संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायती राज अधिनियम से। दिसंबर 1992 में पारित। कहा जाता है कि दिसंबर 1992 में पारित 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा 9 और 9 का जोड़ा गया और क्रमशः 11वीं तथा 12वीं अनुसूचित संविधान के अंग बन गया और 73वां संशोधन पंचायत संबंधी उपबंध करता है और 74वां नगर पालिकाओं के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति का सचिव। कहा जाता है कि लोकसभा के कार्यकारी में भारत के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भाग ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं, किंतु वोट नहीं दे सकते। अगला है कि किस संशोधन से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द भारतीय संविधान से लिया गया है? तो 42वां से। और इस संविधान संशोधन के द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था और यह सबसे बड़ा एवं व्यापक संशोधन था जो 1976 ईस्वी में किया गया और यह संशोधन मुख्यतः अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया था और लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं के कार्यकाल 5 वर्ष से घटा करके 2 वर्ष कर दिया गया था। अगला है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए थे? तो 14वां लोकसभा चुनाव 4 चरणों में संपन्न हुए थे। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू एवं कश्मीर राज्य से। और कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य संबंधी विशेष प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन डी, वित्त आयोग के द्वारा। कहा जाता है कि वित्त आयोग के गठन के संबंध में अनुच्छेद 280 में उपबंध है और इसे प्रत्येक 5 वर्ष पर गठन किया जाता है। अभी तक 14 वित्त आयोग की नियुक्ति की जा चुकी है और इसमें 1 अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं और इसका मुख्य कार्य केंद्र एवं राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव देना होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों के राज्यपाल और फिर उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसके बारे में कहा जाता है कि पहला में राष्ट्रपति, दूसरा में उपराष्ट्रपति, तीसरा में प्रधानमंत्री
और चौथा में अपने अपने राज्यों के राज्यपाल, और पांचवा में उपराष्ट्रपति, और 5 के क में उप प्रधानमंत्री, और छठा में भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, और 7वां में संघ के कैबिनेट मंत्री या अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री या योजना आयोग उपाध्यक्ष या पूर्व प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता, और 7वां के क में भारत रत्न अलंकरण के प्राप्तकर्ता, और 8वां में भारत के प्रत्याशित विदेश से असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत एवं राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त या फिर अपने राज्यों के बाहर राज्यों के मुख्यमंत्री या अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और 9 के क में अध्यक्ष संघ लोक सेवा के या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के या फिर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अगला है कि शक्ति स्थल का संबंध किससे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और प्रमुख व्यक्तियों के प्रमुख स्थलों के बारे में एक नज़र देखते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। पहला में दिया गया महात्मा गांधी के, तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है, तो राजघाट। और वही दूसरा में है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन, और तीसरा में है श्रीमती इंदिरा गांधी के समाधि स्थल तो शक्ति स्थल, और जगजीवन राम के समाधि स्थल तो समता स्थल, और वही चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल तो किसान घाट, और अगला है लाल बहादुर शास्त्री के तो विजय घाट। और आगे देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के तो महाप्रयाण घाट, और मोरारजी देसाई के समाधि तो अभय घाट। अगला है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष। कहा जाता है कि मनमोहन सिंह 1982 से 85 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधि किया था, और 1985 से 87 के मध्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, और 21 जून 1991 से 15 मई 2004 तक भारत के वित्त मंत्री रहे थे, और वर्तमान में प्रधानमंत्री भी थे 2004 से। अगला कि यूएनए के चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। कहा जाता है कि 1 जनवरी 1942 के यूएस से ब्रिटेन, यूएसएसआर जो आज रूस है वह, और चीन तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्र देशों के साथ इस संगठन को संयुक्त संघ का नाम तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट के द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दिसंबर 1991 में। और कहा जाता है कि 21। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति थे, तो फोर्ड। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा फोर्ड। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अस्थायी मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन ए हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग शहर में स्थापित किया गया, और यह यूएनओ की प्रमुख कानूनी संस्था है, और इसके 15 न्यायाधीश होते हैं जो आम सभा के संबोधित करते हैं। अगला है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 18 मई 1998 को, और भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान में किया था। अगला है कि हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन हिम क्षेत्र के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, तो मार्च 1997 ईस्वी को। अगला और कहा जाता है कि मार्च 1997 में मॉरिशस के राजधानी पोर्ट लुइस में हिंद महासागर तटीय महासहयोग संगठन यानी हिम तक क्षेत्र का गठन किया गया था, और इसमें 14 देश सम्मिलित था। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, केन्या, मलेशिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया और यमन इत्यादि। आगे है कि विटामिन खून जमने में आवश्यक होता है, तो विटामिन के। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, और यह रुधिर के स्कंदन यानी थक्का करने के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है।
कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है वो हार्मोन है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हार्मोन हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं को संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। इंसुलिन हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि विकास का कारण है, तो ऑप्शन सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन का। कहा जाता है कि जैव विकास के अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ प्रिंसिपिया में दिया था। अगला है कि क्लोरोफिल में कौन से धातु आयरन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पादपों में क्लोरोफिल और कैरोटीनाइट नामक वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और पादप क्लोरोफिल के कारण हरे पत्ते होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मनज? तो सामने वाले चपटे दांत कृदंत और एक ऐसा अंग जो क्रियाविहीन प्रतीत होता है उसे अवशेषी अंग कहते हैं, किंतु मनुष्य में आज भी दिखाई देती है, जैसे आँख की निषेचक झिल्ली इत्यादि। अगला है कि शर्कराओं में सबसे मीठी है, तो फ्रक्टोस। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, फ्रक्टोस। और ये सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसमें से फ्रक्टोस जो है एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो सबसे मीठा होता है। अगला है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, टीन और शीशे का मिश्र धातु है। और फ्यूज ऐसा पदार्थ के तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है जब लघु पतन अथवा भारी अतिभारण के कारण परिपथ में उच्च धारा प्रवाहित होती है तब। अगला है कि पीतल के बर्तन के कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और NH4Cl और NH3 मिल करके बनाता है। अगला कि जस्ते के एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर 2 आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व 8900 है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है? तो इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच को बोतल में नहीं रखा जाता है, तो कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड के प्रतिक्रिया करके उसे गला देता है, इसीलिए उसको कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है। और अगला है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर धातु ऊपर हरे रंग के बोरिक कार्बोनेट का परत जम जाती है, वह धातु कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। तांबे को अधिक समय तक आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर हरे वर्ण के बेसिक कॉपर कार्बोनेट परत निर्मित होता है जो तांबा के बाहर से पूर्ण रूप से ढक लेती है। अगला प्रश्न है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए लाई जाने वाला गैस का नाम क्या है? तो इथिलीन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इथिलीन कोल एवं पेट्रोलियम गैस के साथ पाई जाती है। इथिलीन बहुलीकरण की क्रिया द्वारा प्लास्टिक बनाती है और इस गैस का उपयोग मुख्यतः कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक ईस्टर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव है, यह डायनामाइट बनाने में काम आता है और यह सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 से मिलकर के बनता है। अगला है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो बर्तन के ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते के धन ध्रुव बनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और कहा जाता है कि बर्तन कैथोड ऋण ध्रुव बनाते हैं जिस पर जिप्सम लेपन करना यानी जस्ता उसे एनोड धन ध्रुव बनाया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत विच्छेद किया जाता है। अगला है कि वायु में कौन से नोबल गैस नहीं होती है? तो ऑप्शन डी रेडॉन। और नोबल गैस के रूप में हो जाएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। और रेडॉन रेडियो सक्रिय तत्व है, अतः यह स्थायी नहीं होता है। अगला है कि शुष्क बर्फ क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो
क्या होता है? तो जब एक चांद के पत्थर को पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा जो वहाँ था। कहा जाता है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाले बल उसका भार कहलाता है, और किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता है, परंतु इसका भार बदल जाता है, क्योंकि यह उस स्थान पर वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के 1/6 होता है। अगला है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है बल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ। लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति के भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा, और लिफ्ट में जो पिंड है यानी पिंड जो व्यक्ति है का भार जब लिफ्ट में ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ जाता है या बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, बढ़ता नहीं है। और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो व्यक्ति का भार घटता हुआ प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, तो पिंड का भार शून्य होता है और यही भारहीनता की स्थिति है। और यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति उसका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलुवालिया। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने यूपीएससी सरकार कार्यकाल में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जगह पर नियुक्ति किया गया था। 14वीं लोकसभा कितनी महिला सांसद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44। अगला है कि वर्तमान 2004 में भारत के कितने महिला मुख्यमंत्री हैं? तो ऑप्शन डी 4, और यह 2004 के हिसाब 12/9/2004 से लिया गया है। उसके अनुसार राजस्थान वसुंधरा राजे, बिहार में राबड़ी देवी और तमिलनाडु में जयललिता जो वर्तमान में भी थी मतलब 2004 में, और दिल्ली में शीला दीक्षित वर्तमान में यानी 2004 में थी। अगला है कि संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, यानी आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। और इस हमले में साजिश में 3 अभियुक्त हैं, जैसे जैश-ए-मोहम्मद, मोहम्मद अफजल व शौकत हुसैन। गुरु दिल्ली विश्वविद्यालय निलंबित प्रधानाध्यापक सैयद अब्दुल्ला रहमान गिलानी पर भी मुकदमा चलता था। अगला है कि 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस भवन पर आतंकवादी हमला हुआ? तो पेंटागन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंटागन जो सेना मुख्यालय था वाशिंगटन के, वहाँ हमला हुआ था। अगला है कि वर्तमान में नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कितने सदस्य हैं? तो 26 को। नाटो की स्थापना 1949 यूएसएसआर यानी रूस से मिलने वाली सैन्य चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया था। अगला है कि साम्यवादी चीन का वर्तमान, तो इसका उत्तर हो जाएगा हुन जिनथाओ। अगला प्रश्न है कि यूएनओ में कितने सदस्य हैं? तो 191 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, तो कब हुआ था? तो 2003 में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र कौन है? तो इनमें सभी हो जाएगा, सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा तीनों के लिए। कहा जाता है कि बिहार इन तीनों धर्मों का केंद्र रहा है, जैसे सिख धर्म के गुरु नानक जी तथा श्री तेग बहादुर ने बिहार की यात्रा किया था, और सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, जो 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। और 6ठी सदी ईसा पूर्व में बिहार के धरती पर जैन धर्म का उदय भी हुआ, और जैन धर्मों के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म भी हुआ था। और अगला प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के विभाजित करके की गई थी, और जिसकी राजधानी रांची को बनाया गया था। अगला कि बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो ऑप्शन सी 12 विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि बिहार की पेंटिंग यानी पेंटिंग स्कूल कौन सी है? तो मधुबनी पेंटिंग स्कूल, ऑप्शन ए। बिहार के प्रमुख पेंटिंग विश्वविद्यालय विद्यापाल युग चित्रकला, पटना कलम शैली, मंजूषा शैली तथा मिथिला या मधुबनी चित्रकला रही है। और मिथिला के स्थानीय लोगों यानी विशेष करके महिलाओं के द्वारा स्थानीय परंपराओं जैसे जादू टोना इत्यादि के लिए उत्तर मुगल काल में बहुत विकसित हुए थे। अगला है कि वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल यानी 2004 के हिसाब से जस्टिस ए रामजोइस।
यह प्रश्न 2004 से पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 83 मिलियन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ 30 लाख के करीब थी, यानी 83 मिलियन। अगला है कि बिहार की विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य, यानी 2004 में तो 243, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और झारखंड से अलग हो जाने के बाद बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 242 रह गया था और एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। अगला है कि बिहार के भौतिक विभागों के आप निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी पूर्वी गंगा के मैदान पर। भौतिक बनावट और संरचना की दृष्टि से बिहार को 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है? तो गंडक, कमला और बागमती, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, तो कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। बिहार में तराई मिट्टी के दक्षिणी में बांगर मिट्टी का क्षेत्र है, जिसका विस्तार दक्षिण पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण इत्यादि है। अगला है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 और 4। एक में कहता है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि का लगभग 37% नहरों के द्वारा सिंचाई होता है। और तीसरा है कि किशनगंज और पश्चिम चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा का स्थान भी रहा। और चौथा है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2461 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 खनिज और सूची 2 प्राप्ति स्थल से संबंधित कीजिए, यानी मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है खनिज का नाम और सूची 2 में दिया गया है प्राप्त स्थल, यानी कौन सा खनिज कहाँ से प्राप्त हुआ है उसको मिलान करना है। तो पहला में अबरक है, तो अबरक कहाँ से मिला था? तो गया से। और दूसरा में स्वर्ण यानी सोना, तो सोना मुंगेर से प्राप्त किया गया है। और तीसरा में है डोलोमाइट, तो डोलोमाइट जो है वो रोहतास से प्राप्त हुआ है। और चौथा है पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम का हो जाएगा किशनगंज, ऑप्शन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है कि बिहार में सूची 1 उद्योग और सूची 2 नगरों से संबंधित करना, यानी मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया उद्योग और सूची 2 में दिया गया है नगर, यानी कौन सा उद्योग किस नगर में है उसके बारे में। पहला है कागज और लुगदी उद्योग, तो डालमिया नगर में है। और दूसरा है सिगरेट उद्योग, तो दिलावरपुर में है। और चौथा है कि प्लाईवुड उद्योग, तो हाजीपुर में है। और पांचवा है जूट उद्योग पूर्णिया में है। तो इसका मिलान इस प्रकार हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? तो पहला में पटना, दूसरा में पूर्वी चंपारण और तीसरा में मुजफ्फरपुर और चौथा में मधुबनी। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के बिहार में स्थान तो है 9वां। बिहार भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में 9वां स्थान पाता है। अगला है कि किस एकमात्र देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो ऑप्शन बी नेपाल का। नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम कैमा है? तो तीसरा हो जाएगा। अगला है कि सन 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार के महिला साक्षरता दर कितना है? तो 33.1%, और यह 2001 के जनगणना के अनुसार है। अगला प्रश्न है कि विश्व में शांति व आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।